तो हाय गाइस, आज से हम नया एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्ट क्रैश कोर्स। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है क्योंकि तुम लोग मुझे क्यों पैसे दोगे। अब सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। अपनी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ वापस से। ये क्या हुआ? एक सेकेंड। अब सही हुआ भाई, इतना ठीक है। ये ठीक है। तो अपनी सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, रिएक्ट है क्या, इसको मैं ये हटा देता हूँ। ये हम एक्सकेली पे कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिएक्ट क्रैश कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ रिएक्ट। तो भैया रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होती है और यूआई इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। सीधा आप बढ़ते हैं सेकंड चीज़ पे कि रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं। वाई रिएक्ट। रिएक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करती है। हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट जो है JSX यूज़ करती है। पर लिख लेता हूँ, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। सेकंड है JSX यूज़ करती है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट XML HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे सिंटैक्स होता है। और थर्ड वर्चुअल डोम यूज़ करती है। वर्चुअल डोम यूज़ करती है, वो क्या होता है इसमें कि जब भी कोई यूज़र इंटरेक्ट करेगा ना, कोई इवेंट होगा, तो रिएक्ट एक नया डोम क्रिएट करती है। उसके बाद वो उस डोम को पुराने डोम से कंपेयर करती है। फिर सिर्फ जो भी पार्ट्स अपडेट हुए हैं ना उसके अंदर, उसी को अपडेट करती है। तो ये चीज़ काफ़ी फास्ट बनाती है उसे। जो भी चेंजेस हुए हैं कंपैरिजन के अंदर। तो ये रीज़न है कि हमें रिएक्ट यूज़ करनी चाहिए। वो फास्ट होती है, इजी टू लर्न है, कंपोनेंट बेस्ड है। फ्लो ऑफ डेटा जो है पेरेंट टू चाइल्ड होता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा होता है। JSX यूज़ करती है। हाँ मतलब यही सब चीज़ें, बाकी ChatGPT कर लेना, अगर कुछ और भी है तो पता चल जाएगा। हम इसमें मोटा मोटा बात करेंगे क्रैश कोर्स की, ठीक है। अब हाउ टू इंस्टॉल। इसके लिए आपको पहले, अगर आप विंडोज़ पे हो तो सीधा ही इस लिंक पे जाना पड़ेगा। Node.js को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। इंस्टॉल Node.js, ये रहा लिंक, ये मैं दे दूँगा, ये फ़ाइल दे दूँगा। और अगर आप मैक पे हो, अरे बार बार ये नहीं करा जाता। अगर आप मैक पे हो तो उसके लिए आपको होम ब्रू डाउन होना चाहिए आपके पास पहले इंस्टॉल्ड। अब होम ब्रू है आपके पास तो कुछ नहीं करना, इस साइट पे आना है। यहाँ पे इंस्टॉल होम ब्रू लिखा है, ये कॉपी करना, टर्मिनल पे डालना, होम ब्रू इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे नोड सर्च कर देना। नोड सर्च करोगे तो ये ब्रू इंस्टॉल नोड लिखोगे, हो गया। बस यही करना है। ब्रू ये इंस्टॉल करने के बाद में सेकंड स्टेप है
अप्रूव इंस्टॉल नोड, ये मैक वालों के लिए है, ठीक है, मैक वालों के लिए। बस फिर इंस्टॉल हो गया नोड। अब चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो नोड -v यही था शायद, माइनस वर्जन चेक करने के लिए तो यही होता है। हाँ मतलब नोड -v लिख देना, ठीक है, ये आ जाएगा, /v -v कुछ भी बोल लो, तो वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ है, नहीं हुआ इंस्टॉल, वापस इंस्टॉल करके देखना, हो जाएगा, वैसे कुछ मुश्किल नहीं होता। ये करने के बाद में अब आते हैं सीधा रिएक्ट इंस्टॉल करने पे। तो इसके काफ़ी तरीके हैं। हम वाइट का यूज़ कर सकते हैं, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ कर सकते हैं, बन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। हम इसमें वाइट को यूज़ करेंगे क्योंकि वाइट फास्ट रहता है, वैसे बन उससे भी फास्ट है, पर मैंने बन कभी यूज़ नहीं किया। चलो बन यूज़ करते हैं। चेक करने तो मुझे कमांड नहीं पता बन की, शायद मुझे बन इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। हाँ तो छोड़ो, भाड़ में जाए, बन अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है, तो हम सिर्फ npm का यूज़ कर सकते हैं। npm हमारा नोड पैकेज मैनेजर होता है। ये नोड इंस्टॉल करने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका भी वर्जन आप चेक कर सकते हो, npm -v, ये बता देगा कि है कि नहीं। तो सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना, टर्मिनल पे आना, कुछ नहीं करना, npm create वाइट @latest, बस ये लिख देना। ये लिखने के बाद प्रोजेक्ट नेम लिखना है, इसमें मैं लिख देता हूँ क्रैश कोर्स, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेमवर्क जो भी है, वैसे रिएक्ट लाइब्रेरी है पर कोई नहीं, रिएक्ट यूज़ करने हैं हमें, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है हमें। फिर इस फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। इसको रीसाइज करने दो यार। हो जा भाई, रिसाइज हो जा। नहीं हो रहा रिसाइज, कोई नहीं, ऐसी काम चला लो यार। तो उस फोल्डर में जाना है, तो cd क्रैश कोर्स लिखेंगे, उस फोल्डर में चले गए, npm i, इससे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे एक पैकेज जेसन की फ़ाइल होगी ये रही, तो ये सब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंसीज का ये रहा, डिपेंडेंसीज टाइप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। उसके बाद अब चला के देखना है कि कैसे चलेगा इस रिएक्ट का सर्वर। तो npm run dev, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमांड्स, ये सब करके जो भी नेक्स्ट बताया था ना, वो करके अपना फ़ोल्डर का नाम, जैसे मेरा क्रैश कोर्स है, ये सबका अलग होगा। अगर नाम चेंज है तुम्हारे फ़ोल्डर का तो देख के करना, वैसे कुछ है नहीं मुश्किल, लेकिन फिर भी देख के करना। cd क्रैश कोर्स, फिर npm i, इंस्टॉल करो डिपेंडेंसीज, फिर npm run dev, सर्वर चालू, ठीक है। अभी बाकियों को भूल जाओ। क्रिएट रिएक्ट ऐप भी सिंपल है, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर उसका नाम लिख दो ऐप का, तो भी क्रिएट हो जाता है, पर वो स्लो है काफ़ी, इसलिए वाइट यूज़ कर लेना। अब रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, रिएक्ट रन हो गया। रन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो कमांड क्लिक करोगे खुल जाएगा, नहीं तो कंट्रोल क्लिक करोगे, शायद विंडोज़ में वैसे खुलता है। तो ये आपको एक बेसिक बॉयलरप्लेट टाइप कोड मिलता है जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो। ये एक काउंटर एप्लीकेशन है, इसको देखेंगे कैसे चल रही है। ये लोगो है, ठीक है। इस कोड को अभी के लिए हटा देंगे। क्या करना है हमें, app.jsx में जाना है,
फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, चलो ये बात की बात है। सबसे पहले समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। ये हमारा क्रैश कोर्स था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा हमने फ़ाइल बनाई है, मतलब जो हमारी फ़ाइल बनी है अभी, ऐप जिसमें है हमारा सब कुछ, क्रैश कोर्स नाम है, जैसे कोई भी नाम हो सकता है वैसे। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फ़ोल्डर हैं। नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, SRC है, गेट इग्नोर है, मतलब फ़ोल्डर नहीं है, गेट इग्नोर फाइल है, ESLint कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, HTML है, package.json है, ये वाइट का कॉन्फ़िग है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन फ़ोल्डर जो है हमारे वो है SRC, ठीक है। SRC फ़ोल्डर के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। मेन फ़ोल्डर है SRC, ठीक है। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। अब SRC के अंदर जो है, सबसे पहले देखो दो फाइल्स हैं, app.jsx और main.jsx। main.jsx के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, main.jsx के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं रिएक्ट की रूट, जहाँ इसके अंदर हम सब कुछ रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। यहीं से सब कुछ रेंडर होगा, और रेंडर कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट डॉट रेंडर, उसके बाद रेंडर फंक्शन चल रहा है। तो ये रूट कहाँ पे है, ये रूट ये रही index.html के अंदर एक डिव है जिसकी आईडी रूट है, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ठीक है। हम यहाँ पे देखो रूट के अंदर सब कुछ रेंडर करा रहे हैं। तो ये मेन कंपोनेंट है, अगर ये हट जाएगा तो कुछ भी रेंडर नहीं होने वाला, एरर आ जाएगा सब। तो क्रिएट रूट, और ये एक फंक्शन है जो हमारा रिएक्ट डॉम क्लाइंट दे रहा है हमें। यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया हुआ है। स्ट्रिक्ट मोड बता देंगे अभी क्या है, ये डेवलपमेंट में यूज़ होता है, इसको हटा देंगे अभी। ऐप को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, app.jsx था ना, ये रहा, यह भी बता देंगे, अभी समझ नहीं आएगा। तो क्रिएट रूट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रूट में सब कुछ रेंडर हो रहा है ये, और रूट ये रही डिव आईडी रूट ये रही, ठीक है। इसके अंदर ही सब कुछ रेंडर हो रहा है। कोई भी कंपोनेंट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐप के अंदर हेलो, तो यहाँ पे हेलो रेंडर हो रहा है ऐसा। अब ये समझ लिए हम कि मेन कंपोनेंट क्या कर रहा है, ठीक है। मेन कंपोनेंट के अंदर क्रिएट रूट करके फंक्शन है जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कर रहा है, और रूट डिव के अंदर ये सब रेंडर कराएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट रेंडर फंक्शन भी है, मतलब रेंडर कराओ, क्यों रेंडर कराना है। और यहाँ पे हम फिर अपना पास कर सकते हैं कोई कंपोनेंट जो हमें रेंडर कराना है। मान लो ऐप हो गया, एक और कंपोनेंट मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो कैलकुलेट, या मान लो काउंटर हो गया, ऐसे। तो ये सब रेंडर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोज भी हो रही है। तो ये था मेन। अब हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट कैसे बनेगा, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। जो ये मेन था ना, main.jsx, ये भी कंपोनेंट ही है, ठीक है। पर ये हमारा रूट कंपोनेंट है, ये रूट रेंडर करवा रहा है हमारी, ठीक है। कंपोनेंट जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, सेकंड होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, क्लास कंपोनेंट। इस कोर्स में हम फंक्शनल कंपोनेंट की बात करेंगे, और क्लास कंपोनेंट्स भी सिमिलर ही हैं, वो सब काम क्लास कंपोनेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, पर मोस्टली अब फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो हम सिर्फ फंक्शनल की बात करेंगे। क्लास पढ़नी हो, क्लास कंपोनेंट्स पढ़नी हो अगर, तो ChatGPT का यूज़ कर लेना।
बाकी अभी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट्स की, ठीक है। चलो एक हम कंपोनेंट बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ पे काउंटर ही ले लेते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं तो उसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में होगा, ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है फंक्शन ऐप, सॉरी ऐप नहीं, काउंटर, ठीक है। फंक्शन काउंटर लिख दिया यहाँ पे। अब इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर, ठीक है। हर कंपोनेंट एक ही, अब दो टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं इसमें, वैसे दो ही होते हैं। एक्सपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला डिफ़ॉल्ट, दूसरा नेम्ड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो है सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही होगा एक कंपोनेंट से। नेम्ड मल्टीपल हो सकते हैं। नेम्ड में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे एक्सपोर्ट काउंटर कर दो, ये कर दो एक्सपोर्ट फंक्शन काउंटर, ठीक है। ये नेम्ड है। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे हमें उसको ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा। जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे तब दिखाऊंगा बाकी। यहाँ पे हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एडिट हो जाएगा। फंक्शन काउंटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम रिटर्न कर सकते हैं JSX। इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज रिएक्ट फ्रैगमेंट? रिएक्ट में जब भी हमें कोई चीज़ रिटर्न करनी है ना, तो हमें एक पेरेंट एलिमेंट देना पड़ता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक H1 रिटर्न करना है, इसके अंदर हम सिंपल HTML लिखते हैं, ठीक है, रिटर्न के अंदर। बाकी जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए देखो कि हम HTML लिखते हैं इसमें। सिंपल H1 टैग दिया, ये HT क्या कर दिया, H1 टैग दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, ठीक है। ये है हमारा एक सिंपल HTML का टैग। अब मैंने ये हटा देता हूँ तो कोई एरर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि एक सिंगल टैग है। अब एक और टैग डालता हूँ H2, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिख दिया। अब ये एरर देने लग गया जैसे मैंने डाला। अब मैं हटा देता हूँ तो एरर हट जाएगा, अब मैं वापस कर देता हूँ तो एरर आ जाएगा। इसलिए आएगा क्योंकि रिएक्ट एक्सपेक्ट करता है हमें कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। अब पेरेंट एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक P बना देता हूँ, वो भी पेरेंट एलिमेंट का काम कर जाएगा। ये P टैग जो है पैराग्राफ वाला टैग, ठीक है। देखो एरर चला गया, ये भी टैग हो सकता है। पर रिएक्ट में हमारे पास रिएक्ट फ्रैगमेंट्स है। कोई भी टैग डालोगे, डिव डालोगे, कुछ भी डालोगे, उसकी मार्जिन पैडिंग होती है, जिससे स्टाइलिंग ख़राब हो सकती है। तो इसलिए रिएक्ट ने हमें बिना स्टाइल वाले एलिमेंट्स देने की वो की है, जैसे ये फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये फ्रैगमेंट कहते हैं इसको, एक खाली बिना नाम के HTML टैग को ये फ्रैगमेंट होता है, रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो ये पेरेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ये करने को बोला गया है, तो डॉक्यूमेंटेशन में यही है कि ये यूज़ करना अच्छा है, तो बस ये यूज़ करो। और क्यों अच्छा है बता दिया। डिव वगैरह में मार्जिन पैडिंग होती है, उससे आपकी स्टाइलिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए ये यूज़ करना है चाहिए। अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब देखते हैं आउटपुट पे आया क्या। सेव कर देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं आया। ऐप पे आते हैं, पहले हमें सब रिमूव कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये। अभी भी कुछ नहीं आ रहा हमारा। हेलो वर्ल्ड तो आ ही नहीं रहा इधर, ये क्या बात हुई यार, हेलो वर्ल्ड तो आ ही नहीं रहा। मेन पे आते हैं, मेन में ऐप आ रहा है। मेन में हमने क्या किया है
रिटर्न के अंदर अगर जैसे मान लो ये रिटर्न था हमारा, रिटर्न स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे कोई चीज़ रेंडर करवानी है ना, जो भी चीज़ अभी हेलो वर्ल्ड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए इधर, तो मैं रिटर्न के अंदर दूंगा वो सब चीज़ों को। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कंपोनेंट आए, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम डालूँगा। फॉर एग्जांपल काउंटर को ही मैंने बोला कि तू आ, ठीक है, तो मैं उसका नाम लिख दूँगा। या मान लो मैंने ऐप को बोल दिया कि यहाँ पे आ, तो मैं उसका नाम लिख दूँगा, तो उसके अंदर ही ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा ऐसा। तो अब देख सकते हो ऐप जो है, ऐप के अंदर खाली पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि काउंटर उसके अंदर आ जाए। मेन के अंदर जो है ऐप है, मेन पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड आएगा, ठीक है। तो ऐप जो है वो चाइल्ड है मेन का, तो इसलिए मैंने यह किया हुआ है, मेन के अंदर ऐप को रखा हुआ है। अब मैं अगर ऐप को हटा देता हूँ तो कुछ रेंडर ही नहीं होना, और अभी भी कुछ रेंडर नहीं हो रहा क्योंकि ऐप खाली है, ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम चेक करते हैं, अगर हम ऐप में कुछ डालते हैं तो आ जाएगा। हाँ, सेव करा, वो आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने जैसी ऐप में कुछ डाला तो वो आ गया। अब H1 जो है वो चाइल्ड है ऐप का, हाँ चाइल्ड है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि काउंटर जो है वो आ जाए, तो उसको भी मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही हम समझे। तो वो कैसे लाएंगे, पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। वैसे तो अपने आप इंपोर्ट कर देगा, देखो यहाँ पे मैं जैसे ही काउंटर लिखूँगा वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। अभी नहीं किया क्योंकि मैंने एंटर नहीं दबाया, इसमें नहीं किया। यहाँ पे देखो इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम ./काउंटर आ गया। अब ये देखो, ये काउंटर हमने सीधा लिखा हुआ है। अगर हमने नेम्ड एक्सपोर्ट किया होता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर लिखा है, तो वो सीधा इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम काउंटर आ गया, ठीक है। अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ, देख लेते हैं चलता है कि नहीं, पहले फिर आगे बताऊँगा। Ctrl+S किया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, काउंटर के अंदर से आ रहा है, ठीक है भाई, ये हम समझ गए। अब अगर मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट किया होता, ये मान लो ये हटाया मैंने, यहाँ पे डाला एक्सपोर्ट फंक्शन, यहाँ पे एरर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गया कि हम काउंटर को नहीं वो कर पा रहे, तो यहाँ पे हमें इसको ब्रेसेस में देना पड़ता, करली ब्रेसेस के अंदर। ये देखो वापस एरर चला गया, ठीक है। तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट ऐसे काम करता है। अभी के लिए मैं वापस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि सही है डिफ़ॉल्ट रहे। अभी तो हम कर सकते हैं ना, एक डिफ़ॉल्ट तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो ये था नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। रिएक्ट फ्रैगमेंट पता चल गए, एक्सपोर्ट पता चल गए, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनता है ये पता चल गया, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसी चीज़ें रेंडर होती हैं, क्या क्या रिटर्न करना होता है वो पता चल गया, कैसे करना होता है वो पता चल गया, ठीक है। अब काउंटर नाम है तो काउंटर बना के देख लेते हैं। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है, स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स कैसे मैनेज होती हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, वो मैनेज होती हैं हुक के थ्रू। स्टेट्स आर मैनेज्ड थ्रू हुक्स इन फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। स्टेट्स आर मैनेज थ्रू हुक्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। ये हटता नहीं है क्या, हाँ ठीक है, अरे वापस आ गया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। स्टेट्स आर मैनेज थ्रू हुक्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स बहुत डिफरेंट टाइप के इनबिल्ट फंक्शन कह सकते हो जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। अब कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम क्या देखेंगे, यूज स्टेट हुक देखते हैं, यूज स्टेट हुक, ठीक है। ये कैसे यूज़ किया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि लेट से यहाँ पे एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं पहले। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लेट काउंट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या चाहेंगे, काउंटर बढ़े, ठीक है। काउंटर बनाना है तो एक बटन होना चाहिए यहाँ पे, तो बटन दे देते हैं इधर, ऑन क्लिक फंक्शन दे देते हैं, इस पर इवेंट दे देते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख देते हैं,
और अब इस काउंट की वैल्यू जैसे मुझे चाहिए, तो मैंने जैसे कहा था कि ये HTML नहीं है, ये JSX है, ठीक है। तो JSX को कैसे यूज़ करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो और जैसे वैल्यू हमें यूज़ करनी है, तो यहाँ काउंट की वैल्यू हमें यूज़ करनी है ना, तो यहाँ काउंट लिख दो, ठीक है। ऑन क्लिक क्या हो, हैंडल, एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन हैंडल क्लिक कर देते हैं, सॉरी, हैंडल क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही क्लिक होगा तो इस फंक्शन पे जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक से इंक्रीज़ कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे दिखनी भी चाहिए, है ना, पर हम फिर भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि हो रही है कि नहीं। चलो अब देखते हैं हमारे इसमें ये बन गया, फंक्शन बन गया। यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देता हूँ कंसोल, ये एरर पहले का है, अभी का नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट है, 0 है, हाँ भाई 0 से मैंने इनिशियलाइज़ किया है। इंक्रीमेंट कर, ये देखो यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 ही है। एक और बार इंक्रीमेंट करके देखता हूँ, क्या पता, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 ही है। एक और बार करता हूँ, तो कंसोल में तो इंक्रीमेंट हो रहा है पर यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, जब भी हम, रुको, ऐसा हो क्यों रहा है अभी बताता हूँ। जब भी हम एक लोकल स्टेट बनाई है मैंने, ठीक है, काउंट जो है एक लोकल स्टेट है, एग्जाम्पल के अंदर लेट काउंट जो है वो लोकल स्टेट है, वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। पर जब भी इंक्रीज़ हो रही है ना, जो हमारा ऐप है वो रीरेंडर होगा, तभी तो हमारा अपडेट दिखेगा कि अपडेट हो गया। वो रीरेंडर कोज नहीं कर रही, ठीक है। वो स्टेट जो है हमारे ऐप को पता ही नहीं है कि वो हमारी स्टेट है। जावास्क्रिप्ट को पता है, जावास्क्रिप्ट में हमारा काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम क्लिक कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। पर ये जो डेटा है जो दिख रहा है, UI बेस्ड लाइब्रेरी है ना हमारी, UI इंटरफेस बनाने की लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसको तो पता ही नहीं है रिएक्ट को कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इंक्रीज़ कैसे होगा, ये रीरेंडर होना चाहिए। हमारा एक स्टेट चेंज हो गया, तो पुराने स्टेट से नए स्टेट में जाने के लिए अभी वर्चुअल डोम बताया था ना कि न्यू डोम बनेगा, ये होगा, कंपेयर होगा और अपडेट होगा। तो वो कंपेयर ही नहीं कर रहा, इसलिए वो अपडेट नहीं कर रहा। तो अपडेट कैसे होगा, अभी जैसे हमने लोकल ये स्टेट बनाई थी, काउंट स्टेट लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ये ठीक है, ये हमने स्टेट बनाई थी लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और हम फिर इसको इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। पर इंक्रीज़ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारा ऐप जो है ना रीरेंडर नहीं कर रहा। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो हम रीरेंडर करवा सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम अब कैसे करेंगे, फंक्शनल बेस में। फंक्शनल बेस में हमारे पास हुक्स हैं, इसलिए इसी चीज़ के लिए अब हमें स्टेट ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी स्टेट ऐसे बनेगी, देखो कुछ नहीं करूँगा, बस स्टेट बना दूँगा। स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट्स, व्हाट इज स्टेट, ये भी बताना पड़ेगा, व्हाट आर स्टेट, ठीक है। स्टेट्स जो है ना हमारे, जो हैं हमारे ऐप, स्टेट्स हमारे ऐप की स्टेट है। अभी 0 है, ठीक है, जैसे ही 0 से 1 हुआ तो वो रीरेंडर करेगी, फिर 2 हुआ तो फिर वापस रीरेंडर करेगी। ये स्टेट जो है इम्यूटेबल है, ये रीरेंडर कैसे करेगी, उसके लिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है हमारे पास, हम एक एरे पास करते हैं लाइक स्टेट एंड सेट स्टेट। जब भी सेट स्टेट कॉल होगा तो रीरेंडर होगा, ठीक है, इतनी सी बात समझ लो। जब भी सेट स्टेट्स है क्या, स्टेट्स हमारे ऐप की स्टेट है, हमारे कंपोनेंट की स्टेट है, हमारे कंपोनेंट
की स्टेट है, जब भी सेट स्टेट कॉल होगा तब री रेंडर होगा और यूआई अपडेट हो जाएगा, जो भी चेंज हुआ है अपडेट हो जाएगा। रिएक्ट रिकॉन्सिलेशन करके एल्गोरिदम यूज़ करता है यूआई अपडेट करने के लिए, वही वर्चुअल डोम कंपैरिजन होता है प्रीवियस से, और जो भी चेंजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, जैसे जो मैंने बताया था वर्चुअल डोम के टाइम पे। तो ये यूज़ कैसे होता है, अब देखो ये काउंट बनाए थे ना, कुछ नहीं करना, लेट से भी कर सकते हैं पर कॉन्स्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम करेंगे एक एरे पास, एरे के अंदर दो चीज़ें लेगा ये, पहला लेगा हमारा काउंट, दूसरा लेगा हमारा सेट काउंट, कैपिटल दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ करेंगे यूज़ स्टेट हुक का कॉल। यूज़ स्टेट हुक जैसे ही मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे देख लो नेम्ड एक्सपोर्ट आ गया, इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है यूज़ स्टेट हुक। देख लो अब ये क्या करेगा, रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेटेड। रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू, ये स्टेटफुल वैल्यू है काउंट की, जब भी हम क्लिक कर रहे हैं काउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टेट है हमारी, ये स्टेट इंक्रीमेंट हो रही है इस टाइम पे, अपडेट हो रही है, इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो, अपडेट हो रहा है हमारा स्टेट। तो ये वैल्यू है एक हमारी, ये काउंट हमारी वैल्यू है, ठीक है। सेट काउंट एक फंक्शन है, ठीक है, ये समझ लो सेट काउंट एक फंक्शन है। कैसे काम करता है यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंटैक्स, वैसे सिंटैक्स डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है पर लिख देते हैं। कॉस्ट यहाँ पे स्टेट पास होएगी जो हम स्टेट बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन पास होगा जो कि हम कॉल करेंगे जब हमें स्टेट अपडेट करनी होगी। यहाँ पे लिख देंगे यूज स्टेट, और इस ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज़ करेंगे हम स्टेट को, जैसे हमने लेट काउंट इक्वल्स टू 0 किया था कि हम काउंट को 0 से शुरू करना चाहते हैं, तो ये ऐसी सेम हम काउंट को, इस काउंट को 0 से शुरू करना चाहते हैं। लो वापस यही सेम, बस ये सेट काउंट ऐड हुआ है और एक फंक्शन है, ठीक है, ये समझ लो। अब मैंने जैसे कहा कि अब काम करना चाहिए, पर अब देखो ये एरर देगा, ठीक है, एरर आ गया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सही बात है भाई, कांस्टेंट वेरिएबल को थोड़ी असाइन कर सकते हो, तो नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट तो एक ही बार असाइन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब फंक्शन हैंडल क्लिक, जैसे क्लिक होगा काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं कर सकते हमने सेट काउंट का यूज़ करना है। जैसे हमारे क्लासेस में प्राइवेट एक्सेसिफायर को हमें वो देने पड़ते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, वही सेम चीज़ समझ लो। अब सेट काउंट का यूज़ होगा जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते थे हमारे क्लासेस के अंदर, तो वही सेम चीज़ समझ लो। सेट काउंट का यूज़ करेंगे काउंट की वैल्यू अपडेट करने के लिए। अब मैं इसको कैसे करूँगा, काउंट प्लस 1, ठीक है, मैंने क्या करा, सेट काउंट काउंट प्लस 1। अब देखो सेव करा, इंक्रीमेंट करा 1 हो गई, इंक्रीमेंट करा 2 हो गई, इंक्रीमेंट करा 3 हो गई, ठीक है। ये एक प्रीवियस वैल्यू दे रहा है, ये कंसोल में जो है वो प्रीवियस वैल्यू दे रहा है, क्योंकि वो अपडेट होने के बाद वाली वैल्यू नहीं दे रहा। अब अपडेट होते ही हमारा रीरेंडर कोड हो रहा है और यहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो रीरेंडर हो रहा है, रीरेंडर हो रहा है, अपडेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है हमारी, स्टेट चेंज हो गई हमारी, ठीक है। और ये रहे हम एक्सेस कर रहे हैं स्टेट, तो ये था यूज स्टेट हुक। अब अगर मैं यहाँ पे एक और बारी सेट काउंट कॉल करता हूँ, तो अब क्या होना चाहिए, वापस 0 से शुरू करते हैं। 2 बार होना चाहिए क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो अभी भी एक बार ही हो रहा है, मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, ये 3 हुआ, 4 नहीं हुआ, ये अब क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिंक्रोनसली अपडेट कर रहा है। जैसे ही क्लिक हुआ इसने सेट काउंट को काउंट प्लस 1 किया, और जैसे ही सेट काउंट कॉल हुआ तो इसने रीरेंडर कर दिया, ये नीचे गया ही नहीं है, इसने रीरेंडर कर दिया। तो इसके लिए इसको हम अगर 2 बार करवाना चाहें तो क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस स्टेट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रीवियस पास करना है, प्रीवियस प्लस 1 करना है। अब देखो यही सेम चीज़ इसमें भी कर देते हैं, कॉपी कर देता हूँ। प्रीवियस जो है हमारा एक कॉल बैक मान लो, और मैं प्रीवियस स्टेट के अंदर +1 कर रहा हूँ। अब देखना
देखो अब एक बार 0 था, एक बार क्लिक करूँ 2 हो गया, एक और बार क्लिक करूँ 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हमें, वैसे तो हमें सिंगल ही देना चाहिए, पर अगर हमें 2 भी देनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हमें सिंपली 2 से अपडेट करना है अपनी वैल्यू को, तो यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं। तो ये बस दिखाने के लिए था कि ये क्यों हो रहा है। ये एसिंक्रोनस कॉल होती है। अगर आप पहले वाले तरीके से करोगे तो वो एक ही बार करेगा और उसके बाद वापस ही रेंडर कर देगा, नेक्स्ट सेकंड कॉल पे जाएगा नहीं। तो बस ये यही था। तो आज का जो लेक्चर है उसको इतने पे रखते हैं। आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज काफ़ी कुछ देख लिया हमने कि क्या रिएक्ट है, क्यों रिएक्ट यूज़ करें, कैसे इंस्टॉल करें, वाइट से कैसे करें, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, फ्रैगमेंट क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं। एक काउंटर वाली हमने ऐप भी बना दिया ये, जिसमें हम स्टेट्स देख रहे हैं कि स्टेट कैसे काम कर रही है। और हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक का। सेकंड लेक्चर के लिए हम रखते हैं अब उसको, आगे की चीज़ को। तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।